चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। प्योर थ्योरी है। अब पढ़ाने का फायदा ये है बिकॉज आपको बहुत कुछ पता लग चुका है इस अकाउंट्स के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 में लिखा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। मैंने आप सब बच्चों को नोट्स भी सेंड किए थे इसके। अब जरा एक बार स्टार्ट करते हैं। आपके यूटीज में आना है टेस्ट, तो इसलिए मैं आपको करा देता हूँ फटाफट। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ की टर्म्स, कौन कौन की टर्म्स आप पढ़ेंगे यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन सा है? तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, थ्योरी है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बस पढ़ना है। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इट मीन्स अगर आप पूछते हैं सर अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और ये चीजें मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये प्रोसेस क्या कहता है। कुछ लोग इसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, कुछ लोग इससे अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। और सर ये प्रोसेस क्या है? इसके अंदर जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज दोबारा से बता देता हूं। आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना? आपको ही आइडेंटिफाई करना होता है क्या ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस की है या नहीं है। यानी आपको ये ढूंढना होता है वेदर इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए प्लस मॉनेटरी वैल्यू में भी होनी चाहिए। तो पहली चीज आपने क्या आइडेंटिफाई किया? इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड कीवर्ड लिखा है मेजरिंग। तो मेजरिंग के लिए मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया के अंदर हम सब चीजें किस करेंसी में मेजर करते हैं? किस करेंसी में मेजर करते हैं? तो हम मेजर करते हैं रुपीज। इसको अब ऐसे बोला जाता है रा। इस तरह से हम मेजर करते हैं इसको। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। थर्ड, फिर लिखा हुआ है मेजरिंग के बाद ये लिखा है, यहाँ पे ये वर्ड गलत है, कलेक्टिंग। ये है मेन चीज, रिकॉर्डिंग। इट मींस मेजर करने के बाद आपको क्या करना होता है? रिकॉर्डिंग। इसे कट कर देना, ये इस वर्ड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम वर्ड यूज करेंगे रिकॉर्डिंग। तो आइडेंटिफाई, मेजर, उसके बाद रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास बड़े सारे चैप्टर्स हैं दोस्तों। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल का चैप्टर नंबर है 8। जर्नल के साथ हमारे पास और भी बड़े सारे चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जर्नल के बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश बुक के बाद चैप्टर नंबर 11, ये है अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, अदर बुक्स। इन बुक्स के अंदर भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब चीजें किस काम आती हैं? हमारे रिकॉर्डिंग। उसके बाद फोर्थ, रिकॉर्ड करने के बाद आप करते हो क्लासिफाइंग। तो पहला चीज अब आ गया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के लिए हमारे पास लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट्स बेसिकली वही होते हैं जो आप पढ़ चुके हो मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों मॉडर्न अप्रोच में पढ़ाया जाता है असली असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और लेजर का आपके पास चैप्टर नंबर है 9। इट मींस क्लासिफाई करना है आपको, अलग अलग असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में क्लासिफाई करना है। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए।
उसके बाद फिफ्थ स्टेप है समरी, यानी आपने जो भी चीजें अभी तक ऊपर पढ़ा है अब उसका आप करोगे समरी, समराइजिंग। और समरी करने के लिए आपके साथ आपको बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे डिटेल में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। नाम से पता लग रहा है समरी, इसका मतलब अभी तक जो भी काम करा है उस सब की आप क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। और एक बार समरी बन गई तो उसके बाद आप क्या करते हैं, ये एक ही वर्ड है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। यानी सर इसको आप एग्जाम के अंदर एक ही वर्ड में यूज करेंगे, एनालाइजिंग, एनालाइज करना, एंड क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, या हम लिख देते हैं इंटरप्रिटिंग। एनालाइज करना है उस चीज को और फिर क्या करना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इसका मतलब आपको जो भी चीजें ऊपर दी गई हैं उसको आपको एनालाइज करना होता है, समझना होता है, समझना भी होता है और दूसरों को समझाना भी होता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेटिंग। यानी सर एक अकाउंटिंग छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, खुद भी समझाना है और दूसरों को भी करना है समझा के। तो समझना भी है और समझाना भी है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है, टू यूजर्स। तो लास्ट में वर्ड आ गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ लिख देते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब इन्हीं के अंदर बड़ी सारी बातें छुपी हुई हैं, जरा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 स्टेप होते हैं। इसको अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बोला जाता है, इसे अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोला जाता है और इसे अकाउंटिंग साइकिल भी बोला जाता है। तो जो अभी आपने पढ़ा है एक बार मैं दोबारा से आपको रीड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप पढ़े एक बार, जहां से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं आप भी यहीं से स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टेप ये है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं या नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकंड, मेजर करते हैं, आप चेक कर सकते हो, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, थर्ड, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास जर्नल है, कैश बुक है, अदर बुक्स हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, क्लासिफाइंग। तो फोर्थ स्टेप है क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। इनको हमें पोस्ट करना होता है लेजर अकाउंट में। और लेजर अकाउंट हमेशा किसके ऊपर बनती है, असली के ऊपर। तो ये हमारी हो गई क्लासिफाइंग। इन चारों स्टेप्स को, सिर्फ 4 स्टेप्स, अगर इन पहले 4 स्टेप्स को पता है क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। इट मीन्स इसी प्रोसेस के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहला वर्ड मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग के अंदर 7 स्टेप्स हैं, बट पहले 4 स्टेप्स, ये जो पहले 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को बोला जाता है बुक कीपिंग। पेपर में डिफरेंस आएगा कि सर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप बताओगे बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेप है जिसके अंदर 4 होते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर टोटल 1 से लेके 7 होते हैं, यानी 1 से लेके 7, ये सारा का सारा है अकाउंटिंग। जल्दी बताइए, बुक कीपिंग बड़ा है या अकाउंटिंग बड़ा है। बेटा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे, बुक कीपिंग बड़ा है या अकाउंटिंग, फटाफट। साफ पता लग रहा है सर बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स हैं और अकाउंटिंग में कितने स्टेप्स हैं, 7 हैं। इट मीन सर अकाउंटिंग क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस भी है। फटाफट पहले इस डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं आपके साथ। मैं देखता हूं अपने नोट्स, और अगर आप सब बच्चों के पास बुक है तो बुक में भी ये डिफरेंस लिखा हुआ है।
चलिए यहाँ पे भी मिल गया मुझे डिफरेंस। बेटा ये समरी है जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, आप वहां से कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये है हमारा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में डिफरेंस है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग अपने आप इंक्लूड हो जाता है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स थे वो लिखना है आपने। तो बुक कीपिंग के पहले कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने बता भी रखा है वो 4 स्टेप क्या है। और लास्ट में एक और लाइन लिखी हुई है, अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो ये लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और मैंने आपको बता दिया बुक कीपिंग के अंदर पहले 4 स्टेप होते हैं और अकाउंटिंग के अंदर सारे के सारे 7 स्टेप्स होते हैं। तो डिफरेंस भी आप एक बार बुक से जरूर रीड कर लेना सर, ये डिफरेंस जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। आगे चलते हैं, आपके साथ कुछ और बातें करते हैं इसमें। अब क्वेश्चन एक ये भी आएगा, ये यूजर्स क्या होते हैं? सेकंड आता है क्वेश्चन यूजर्स। मैंने आपको अकाउंटिंग करा दिया, बुक कीपिंग करा दिया, दोनों का डिफरेंस करा दिया। अब क्वेश्चन आता है यूजर्स। यूजर्स इट मींस, क्वेश्चन हम यहां लिख लेते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन उनको यूज करता है। तो इन्होंने बताया यूजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक बोला गया घर वाले और एक बाहर वाले। घर वाले मतलब इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और बाहर वाले मतलब एक्सटर्नल यूजर्स। तो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपने सब करा है, इन सबको कौन कौन यूज करता है? इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। तो चलिए जरा इस वाले पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं, हम फटाफट चेक करते हैं ये बातें हमें कहाँ मिलेंगी। ये लिखा हुआ हमारे सामने, पहले तो इन्होंने ये बताया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सारा का सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर हमारी सारी फाइनेंशियल नेचर की चीजें आती हैं। इट इज यूजफुल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग डिसीजंस। यानी अकाउंट्स के बेस पे ही आप क्या ले सकते हैं? डिसीजंस ले सकते हैं। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर होता है, यूजफुल होता है डिसीजंस लेने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मतलब घर वाले, एक्सटर्नल मींस बाहर वाले। तो देखते हैं बिजनेस के घर वाले कौन से होते हैं। दोस्तों इंटरनल यूजर्स सिर्फ 2 हैं, घर वाले सिर्फ 2 होते हैं। एक तो मालिक होता है या कोई इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, और दूसरा होता है मैनेजमेंट। सिर्फ 2 ही होते हैं घर वाले। इन सबको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है, ये देखना चाहते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब ये सारा कुछ, जर्नल, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ देखना चाहते हैं ये। ऐसे ही होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले यूजर्स। अब इसकी तो बहुत बड़ी लाइन है। एम्प्लॉयज बाहर वाले होते हैं, वर्कर्स, इवन बैंक्स। बैंक्स का भी हमारे में इंटरेस्ट होता है हमारी फाइनेंशियल्स के अंदर। और बताते हैं आपको, काम की बातें पढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इसको छोड़ो आप। 6 पढ़ते हैं क्रेडिटर्स। उसके बाद 7th गवर्नमेंट। उसके बाद काम की चीज पढ़ते हैं 10th पब्लिक। ज्यादा नहीं पढ़ने, आपको थोड़े बहुत याद करने हैं, बिकॉज 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ये क्या है इनके बारे में? इनका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट,
इनका क्या इंटरेस्ट है हमारी उसके अंदर, मैं आपको थोड़ा पहले समझाना चाहता हूँ। हमारी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस जितना भी आपने अभी तक काम करा है, जिसको कुछ बुक्स में बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा दोस्तों। ये बिल्कुल लास्ट में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट से आपको पूरे साल का, बेटा पूरे साल का ये पता लग जाता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये हम एक अकाउंट बनाएंगे लास्ट में, अभी मैं मीनिंग नहीं बता रहा। बट एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसका मीनिंग आप सब बच्चों को पता है, और वो होती है बैलेंस शीट। और ये मैं आप सबको करा चुका हूं कि सर बैलेंस शीट क्या होती है। तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन ये है, इन अकाउंटिंग इनके अंदर दोस्तों ऑफ कोर्स जो ओनर है, ओनर का तो इंटरेस्ट होगा ही होगा, वो तो जानना ही चाहता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। प्लस जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपकी कंपनी में काम कर रही है मैनेजमेंट, वो भी चाहती है इनके बारे में। मगर क्वेश्चन ये है, अब आप सोच के बताना, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूं। ये हमारा साईं विनायक इंस्टीट्यूट, दोस्तों साईं विनायक इंस्टीट्यूट को पूरे साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 18 लाख, 18 लाख रुपए का साईं विनायक इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कैसे पता लगता है? ये प्रॉफिट पता लगता है आपको स्टार्टिंग से, यहां से पता लग जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कि 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मुझे इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट होगा? सो आंसर इज यस। मैं मालिक हूं, मुझे तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट का नाम एक लिख देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मेरे प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट है? क्या वो जानना चाहते हैं साईं विनायक ने कितना पैसा कमाया? सोच के आप सोचो जरा, इनकम टैक्स वालों को मेरे प्रॉफिट से क्या मतलब है? हाँ, निधि रावत ने बता दिया, समीक्षा जैन ने बता दिया। बेटा उनको मेरे प्रॉफिट में क्या इंटरेस्ट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता है क्या इंटरेस्ट है। वेरी गुड कशिश अरोड़ा। वो ये देखना चाहते हैं क्या आपने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया। यानी सर साईं विनायक ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो क्या उस पे टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, इंटरेस्ट है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सर क्यों बाहर वाले लोग देखते हैं। एक बात बताओ, हमारे वहां पे एक टीचर हैं, एक टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। दोस्तों इन इकोनॉमिक्स वाले टीचर को क्या साईं विनायक के प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट है? सोचो आप, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इनको साईं विनायक के प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट है? बेटा इंटरेस्ट तो जरूर होगा। कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, दोस्तों इंटरेस्ट तो जरूर होगा। क्यों होगा इंटरेस्ट? ये देखना चाहते हैं कि अगर साईं विनायक इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है, क्या ऐसा है जो वो कमा रहा है प्रॉफिट। तो ये हमारे कौन हो जाते हैं दोस्तों? ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। इट मींस जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स को भी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है आपके प्रॉफिट में। अच्छा मैं एक और बात पूछता हूँ, ये एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुझे लोन लेना है,
मुझे लोन लेना है 5 लाख का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे आप ये बताओ कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। मैंने पूछा आपको इससे मतलब? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेरे प्रॉफिट से क्या मतलब है? आप लोन दो, बस चुपचाप खड़े रहो। इनको क्या इंटरेस्ट है मेरे लोन के ऊपर प्रॉफिट? जल्दी बताओ, आपको क्या लगता है वो मेरा प्रॉफिट क्यों देखना चाहते हैं? हाँ जी, बेटा आप सोचो बैंक वालों को मेरे प्रॉफिट में क्या इंटरेस्ट होगा। यस, कुछ बच्चों ने बता दिया है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। आसान टर्म में सिया ने बता दिया। आसान टर्म में देखा जाता है रीपेमेंट एबिलिटी। वो आपका प्रॉफिट इसलिए देख रहे हैं कि जब आपको वो लोन देंगे ना 5 लाख रुपए का, तो क्या आप वापस कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये है रीपेमेंट एबिलिटी, चेक करा जाता है आपको। तो दीज ऑल आर कॉल्ड यूजर्स। ये यूजर्स हैं, कुछ घर वाले हैं, कुछ बाहर वाले हैं। ये सारे बाहर वाले हैं। तो घर वाले और बाहर वाले सबको ही हमारे साईं विनायक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस में क्या होता है? इंटरेस्ट। तो बस इंटरेस्ट देखना होता है। जैसे मैं एक और चीज बता दूं, ये एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज का एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको पता है एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? दोस्तों अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो एम्प्लॉयज को मिलता है बोनस, सैलरी भी मिलती है। तो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट होता है हमारे प्रॉफिट के अंदर। बैंक्स को भी हमारी प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर कि सर कहाँ कहाँ लोगों को इंटरेस्ट होता है। ओनर और मैनेजमेंट का तो हर जगह इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। आपको इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर्स पता होने चाहिए, उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पता होने चाहिए। एक एक दो दो लाइन लिखनी है, दैट्स इट। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यूजर्स भी हो गए और इंटरेस्ट भी हो गया। और आगे चलते हैं अब आपके साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना आप। वहां लिखा होगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वही एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैंने इतनी देर से आपको पढ़ाए थे। यानी बस घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों इसी तरह से इनको ही एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने एट्रीब्यूट से। और आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, एट्रीब्यूट्स के अंदर वही चीजें सब लिखी हैं। आइडेंटिफिकेशन, फिर हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, लास्ट में एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर कम्युनिकेट करते हैं। किसको बताते हैं? यूजर्स को। तो ये सारी चीजें वही हैं। ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अभी बताया था मैंने, अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जर्नल। चलिए ये आपको पता चल चुका है इसके पास। और चलते हैं आगे। मैंने अभी आपको दो वर्ड्स यूज करे थे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस हमें डिटेल में पढ़ना है, बट इन्हें बोलते क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं दोस्तों, उस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिफ्थ में लिखा है बैलेंस शीट। तो ये आपको बस पता होने चाहिए, मीनिंग इनका डिटेल में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ इसके अंदर। चैप्टर 1 में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चैप्टर 1 में समझ नहीं आ सकती, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से चैप्टर 1 नहीं कराया था। अब जाके आपको बहुत सारी टर्म्स क्लियर हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जरा। इसके अंदर हमें एक पॉइंट पढ़ना है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आज आपने सुनना है, डाउट्स में क्लास के एंड में लूंगा एकदम। पहला सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आपको पता है कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं? मिनिमम 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं। इतने टाइम से हम यही कर रहे थे। एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम।
दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्दो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम वहां यूज होता है जहां पे इनकम्प्लीट होते हैं रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ अकाउंट्स बनाए, फॉर एग्जांपल असेट का बनाया, कैपिटल बनाया, लायबिलिटी बनाया, इनकम और एक्सपेंस, और आपकी फैक्ट्री में, आपकी बिजनेस में आग लग गई। दोस्तों आग लग गई, और आग लगने से आपका जितना भी असेट वाला काम था, यानी सर जो आपने रिकॉर्ड कर रखा था, वो असेट वाली फाइल जल गई, जिसमें इनकम लिखी हुई थी वो भी फाइल सारी जल गई। तो अगर फाइल जल गई, इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और ऐसी जगहों पे हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, बस मैंने आपको बता दिया सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कब होते हैं? जैसे आग लग गई या कई बार चोरी हो जाती है। मैं थेफ्ट लिख देता हूँ, कुछ आपकी बुक्स चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया। प्रैक्टिकली कब होता है? आप प्रैक्टिकली भी मेरे से सीख लें जरा, ये सब तो थ्योरी की बातें हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली तब होता है जब आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फैक्ट्री में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, या कोई और लॉ, किसी अदर कानून में रेड पड़ जाती है। रेड का मतलब होता है वो आपका सारा का सारा सामान, दोस्तों सारा का सारा सामान उठा के अपने पास ले जाते हैं। अब उस केस में हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? तो हमें फॉलो करना होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर छोटी सी बात यह है, सिर्फ कैश बुक बनाई जाती है और कुछ नहीं बनाया जाता। हाँ, ब्लैक मनी ले जाते हैं, ब्लैक मनी के साथ सब कुछ ले जाते हैं वो जब रेड पड़ती है। तो दोस्तों कैश बुक बनाई जाती है इसके अंदर, सिर्फ कैश बुक। और जो आपके पर्सनल नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया था रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वो वाला पर्सनल अकाउंट, राम श्याम कैपिटल बैंक, वो वाले अकाउंट बनाए जाते हैं। बस कहानी खत्म, बाकी सब नहीं बनाते। दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। चलिए एक पॉइंट मुझे आपको और कराना था दोस्तों, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, कि सर अकाउंट्स की क्या क्या लिमिटेशन है। दूसरा, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस पढ़नी है सर, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उससे क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है रिप्लेसेस मेमोरी। दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना। आपने अगर अकाउंट्स बना दिए तो सब कुछ रिटर्न में आपके पास आ गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एविडेंस इन कोर्ट, कई बार फाइट हो जाती है ओनर की, तो ये जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं ये एविडेंस, सबूत हैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए। लिमिटेशंस को जरूर पढ़ना है आपने डिटेल में। लिमिटेशंस आप पढ़ के रखना, मैं उसके बाद आपको इसके डाउट्स ले लूंगा लिमिटेशन के। पहला मैं आपको बता देता हूं, एक जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटी को इग्नोर करता है। ये क्या कहना चाहती है लाइन? अकाउंट्स क्वालिटी को इग्नोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, मैं आपको बोला था जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स हमेशा बात किसकी करता है? रुपीस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हल्दीराम है, हल्दीराम से हम 1 kg कुछ सामान लेके आए। अब वो सामान कितने का था? मान लेते हैं सामान था 1100 रुपए का। तो अकाउंट्स वाला सिर्फ ये पूछेगा कि 1100 रुपए का सामान है, मॉनेटरी वैल्यू, इसको रिकॉर्ड कर दो।
हम बोल रहे हैं कि सामान बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खा के। अकाउंट्स कहता है इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया था, नाइस, कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ये बताओ कितने का सामान आया है। इट मीन सर अकाउंट्स सिर्फ पैसों की बात समझता है, वो फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। इट मीन्स वो क्या नहीं समझ रहा, आपकी क्वालिटी को नहीं समझता। क्वालिटी खराब हो अच्छी हो, वो सिर्फ पैसे की भाषा समझता है। तो ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है, हमेशा याद रखना, एक लिमिटेशन है अकाउंट्स की। दूसरी बात, दूसरी लिमिटेशंस, अकाउंट्स बनाता कौन है? अकाउंट्स मैनुअल बनते हैं, यानी हम ही बनाते हैं, इंसान बनाते हैं अकाउंट्स। और दोस्तों जहां अकाउंट्स इंसान बनाते हैं, तो क्या इंसानों से गलती हो सकती है? ह्यूमन एरर हो सकता है? यस सर, अकाउंट्स अगर ह्यूमन बनाते हैं तो उनसे एरर हो सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस होती हैं इसके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़ के रखनी है, बाकी आप खुद भी पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर क्या पढ़ना था हमें, मैं फटाफट देखता हूँ। और इसके अंदर काम की बातें क्या थी। ये हमारी पहली पॉइंट खत्म हो गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपको करा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। हमने आपके साथ ये भी पढ़ लिया, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को क्या बोला जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने ये भी पढ़ दिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिर्फ हम कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। चलिए, तो ये भी हमारी बात खत्म हो गई है। फिर हमने मीनिंग ये सब पढ़ लिया, ये भी पॉइंट हमारा खत्म। उसके बाद आपसे हमने यूजर्स भी पढ़ लिए, ये भी खत्म हो गया। और देखते हैं एडवांटेजेस, मैंने कहा आप पढ़ लेना अपने आप। लिमिटेशंस मैंने एक दो आपको बता दी। और सिंगल एंट्री सिस्टम ये भी खत्म हो गया। अच्छा, ये लिखा हुआ है आपके पास दोस्तों, ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। वही अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, उसको बस एक डायग्राम से, पिक्टोरियल डायग्राम से बना रखा है। और यहाँ पे अलग अलग बता रखा है, जर्नल, बड़ी सारी बुक्स दे रखी हैं। तो ये भी पॉइंट खत्म हो गया। इसके अंदर सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, बस मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी एक शू की फैक्ट्री है, शू का बिजनेस है। उसके अंदर हमने 1000 पेयर ऑफ शूज खरीदे, 1000 पेयर ऑफ शूज खरीदे। इसमें से मैंने कुछ शूज बेच दिए, कुछ शूज मैं घर ले गया, ड्रॉइंग्स। मैं इस एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। शूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको समझना पड़ेगा। 1000 पेयर ऑफ शूज हैं, उसमें से मैंने 900 शूज सेल कर दिए, बेच दिए। और उसमें से मैं मान लेते हैं 50 मैं अपने घर ले गया। उसके बाद कुछ शूज चोरी हो गए, थेफ्ट, थेफ्ट से चोरी हो गए 30। मुझे एक बात बताओ, कितने शूज बच गए? बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास अभी भी कितने शूज बचे हुए हैं? पेयर ऑफ शूज कितने बच गए? जल्दी से कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कितने शूज बच गए। इसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास कितने शूज बच गए? 20 शूज। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को याद है, मैं ऐसे मान लेता हूं एक शूज 400 रुपए का है। दोस्तों 1000 पेयर ऑफ शूज खरीदे थे और मल्टीप्लाई, एक शूज था 400 रुपए का, एक पेयर ऑफ शू कितने का है? 400 रुपए का। अब क्वेश्चन ये है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, अब आप बोलोगे सर 20 पेयर ऑफ शूज हैं,
एक पेयर ऑफ शूज कितने का है? 400 रुपए का। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई सर? 8,000 की वैल्यू हो गई इसकी वैल्यूएशन। दोस्तों वैल्यूएशन ऐसे नहीं करनी इसकी, इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल सेट ऑफ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था इसको स्टार डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? इसकी वैल्यूएशन होती है, इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर ये आपने क्या खतरनाक सा नाम लिख दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दोस्तों इसको हम प्यार से बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट में ये जूते कितने के बिक रहे हैं, तो आपको तो लीगल टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट में क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 8,000, और हो सकता है मार्केट के अंदर ये वाले शूज इनकी वैल्यू आ रही है सपोज 9,000। दोस्तों मार्केट में हो सकता है आपके शूज की वैल्यू ज्यादा है, तो क्वेश्चन ये है हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कहते हैं इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी हम 8,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कितने वैल्यू से करेंगे? 8,000। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कॉस्ट प्राइस तो 8,000 ही है मगर मार्केट में है 7,000। मार्केट में हमारे शूज की वैल्यू सिर्फ 7,000 की है, तो आप किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर। बेटा लोअर क्या है? 7,000। तो इस तरह से आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करती है, और 100% कंफर्म क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नीचे लिखेंगे लोअर हायर नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है जो भी इन दोनों में से छोटा होगा उस बेस पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? जर्नल एंट्री। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये है सर ये क्या लिखा है आपने? सेट ऑफ रूल्स। दोस्तों रूल्स हैं, कुछ रूल्स बने होते हैं जिन रूल्स को आप सब बच्चों को फॉलो करने हैं। इवन आप क्या, हम भी प्रैक्टिकल बीइंग अ सीए हमें भी फॉलो करना होता है। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों नहीं 9,000। जो उन्होंने बोल दिया है आपको वो ही फॉलो करना होता है। और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को अकाउंट्स में बोला जाता है अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसका मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स कौन बनाता है? ये रूल्स बनाता है सीए। हमारा इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारा सीए का इंस्टीट्यूट। वेरी गुड समीक्षा। ये क्या बनाता है? सेट ऑफ रूल्स, जिसको आप बच्चे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 3 है। मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर नंबर 3 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, नियर अबाउट, अभी आप मान के चलो हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, नियर अबाउट 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 32। ये कौन लेके आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्हीं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। दोस्तों ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बताता है स्टॉक या इन्वेंट्री,
इस स्टॉक और इन्वेंट्री को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो ये बताता है AS2 की कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही बात, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो भी होगा लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा उस प्राइस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों हमें तो पता है कि लॉजिक क्या है, क्यों लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, बट अभी आपके लिए बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अकाउंट्स की, तो मैं आपसे अभी इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। रीजन क्या है वो हम कभी जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। 2 बताता है कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस पे हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। तो इसके साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। लास्ट 2 मिनट्स लूंगा, एक छोटा सा पॉइंट करा देता हूँ, 2 मिनट्स के बाद फिर अपनी क्लास ओवर करेंगे। बेटा नोट्स भेज दिए, थ्योरी पढ़ना, और अगर फिर भी थ्योरी पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। लिमिटेशंस जरूर पढ़ना, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स। बाकी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं दोस्तों? 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी गुड, पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बच्चे को पता है। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सर अगर आपने ये पढ़ रखा है थ्योरी में तो आपको ये तो पता होगा ब्रांचेस क्या होती हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, when you are in 11th class और 12th क्लास, जब आप इन क्लासेस में होंगे तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, CA CS कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो वहां पे आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा लिमिटेड। टाटा की टी आती है बेटे, टाटा की क्या कार आती है? टाटा की टी भी आती है, कार भी आती है, टाटा का सॉल्ट भी आता है, बहुत कुछ आता है। हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा की टी, कार और सॉल्ट। नैनो कार आती है टाटा की, टाटा टी आती है, टाटा सॉल्ट आता है, बहुत चीजें आती हैं। हम 3 चीजें लेके चलते हैं। मान लेते हैं सेल्स है इसकी 1000, इसकी है 5000, इसकी है 4000। जल्दी से बताओ टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल बेटा टाटा की टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल सेल हो गई 10,000 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट, इसकी कॉस्ट आती है 700, इसकी कॉस्ट आ रही है 3000, इसकी कॉस्ट आ रही है 4100। जल्दी बताएं टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट बताएं। 4 और 3 7,000, तो 7,800, ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले टोटल, टोटल में हमारे पास कितना प्रॉफिट आया ये बताइए। टोटल में कितना प्रॉफिट आया? 2200। वेरी गुड नकुल सिया, वेरी गुड समीक्षा जन, टोटल प्रॉफिट आ गया 2200। ये बताता है आपको, कौन बताता है? ये बताता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट मींस सर टोटल प्रॉफिट कौन बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। यहाँ पे मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट है।
बट यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, यहाँ मुझे 100 रुपए का लॉस है। इंडिविजुअल मुझे कौन बताता है, कौन सी ऐसी अकाउंटिंग है जो मुझे इंडिविजुअल बताती है? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। इट मीन सर कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, टी के बारे में, कार के बारे में और सॉल्ट के बारे में। यानी इसकी कॉस्ट आ रही है 4100, तो फाइनली आप इसमें आ गए लॉस में। एक एक प्रोडक्ट के बारे में कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ओवरऑल दोस्तों, ओवरऑल कौन बताता है? ओवरऑल बनाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है कि इस बिजनेस में, सॉल्ट के बिजनेस में हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सॉल्ट के बिजनेस में लॉस हो रहा है। ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? बेटा जल्दी से बताओ, टी में ज्यादा प्रॉफिट है या कार में? जल्दी से बताइए, ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, टी में या कार में? ज्यादा प्रॉफिट किसके अंदर हो रहा है? कार के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है सॉल्ट का बिजनेस बंद करो, सॉल्ट का बिजनेस बंद करो, बिकॉज क्या हो रहा है? लॉस। और यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को कहाँ लगा दो? उन वर्कर्स को लगा दो कार वाले बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि कार वाले बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ये डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैंने आपको ब्रांचेस के बारे में बहुत डिटेल बता दिया है। कॉस्ट रिड्यूस नहीं, कॉस्ट रिड्यूस अगर हो जाती तो हम प्रॉफिट में आ जाते। समीक्षा कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही, इसलिए सॉल्ट हमारा लॉस में जा रहा है, और लॉस में जा रहा है, दैट्स वाई हम बिजनेस को बंद करके ये पैसा कहाँ लगा सकते हैं? कार में। या आप ये भी कर सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि किसी तरह इसकी कॉस्ट को हम कम अगर हो सकती है तो कम करें। तो मैंने आपको तीनों की तीनों ब्रांचेस बता दी। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।